नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम डेट भी अब तो आ गई। 2 मई से आपका एग्ज़ाम होना है एसएससी एमटीएस का। कल मैंने पोस्ट के माध्यम से बताया भी था। तो इनके ऊपर जो आपकी अपनी ही एक्स्ट्रा फैक्ट वाली क्लास चलाई जा रही है, इसके तहत ये आज अगला पड़ाव है, इनका अगला वीडियो है। तो जिनको भी एसएससी एमटीएस देना है, एक एक बात, एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट अपने पॉकेट में इस तरीके से रखें कि जरूरत पड़ने पे तुरंत निकल जाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ध्यान से देखिए, एक भी वीडियो को मिस न करें जिनको एमटीएस देना है और निकालना है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, मैं एनालिसिस के दौरान जो एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। खैर, यहाँ तो मैं बहुत रिसर्च करके लाया हूं, तो ये क्यों नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो सभी फ्रेश क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। पहला जो मैंने प्रश्न रखा है, ये प्रश्न है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के उपविजेता कौन है। देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम होने जा रहा है मई में, तो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर जो है ये आपके टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे। तो आपको पकड़ लेना है अक्टूबर या नवंबर 2022 से, है ना, अप्रैल 2023 तक के सभी करंट अफेयर को। ठीक है, तो उसी से संबंधित मैं यहाँ पे प्रश्न रखा हूं जो आपके काम आएंगे। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के उपविजेता कौन है, तो ये आपका बेल्जियम बना है उपविजेता, और विजेता जो बना है ये आपका जर्मनी बना है। तो जर्मनी विनर हो जाएगा और रनर अप कौन हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां हुआ था, इंडिया में हुआ था। इंडिया के कहां पर हुआ था, तो उड़ीसा स्टेट में हुआ था। अब इसमें भी क्लू है, आपसे एग्जामिनर पूछ ले सकता है कि भाई उड़ीसा के किस स्टेडियम में हुए थे। तो उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम जो भुवनेश्वर में स्थित है, और बिरसा मुंडा स्टेडियम जो राउरकेला में स्थित है। तो इन दोनों ही स्टेडियम में आपका करवाया गया था हॉकी वर्ल्ड कप 2023। ठीक है, विजेता उपविजेता जान ही लिए, विजेता जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम, है ना। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में जो भारत का अगुवाई किया था, यानी कैप्टेंसी किया था, यह हरमनप्रीत सिंह था। ठीक है, तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने टोक्यो ओलंपिक में मनप्रीत सिंह को देखा था, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा हॉकी के ही जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे 29 अगस्त को प्रतिवर्ष इंडिया में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड गेम्स डे कब मनाया जाता है, यानी विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल चुपके से बता देना, एकदम चुपके से बता देना कि 6 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व खेल दिवस। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो लेटेस्ट वाला मिला है 2022 के लिए, यह शरद कमल को दिया गया है, जो आपका कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम था। यह भी बिहार सीजीएल में पूछा गया था कि भाई ये किस रैंक की कॉमनवेल्थ गेम कराई जा रही है 2022 में। तो ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम जो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, यहां पे शरद कमल ने 4 पदक जीते थे, जिनमें से 3 गोल्ड जीते थे। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से ये सर्वाधिक पदक जीतने वाले भी हुए थे। इन्हीं कारण से इसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अर्जुन पुरस्कार 2022 कितने को दिए गए, तो 25 को बता देना चुपके से। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, एक इस कैडर में आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। लेकिन आपको ध्यान रहे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, बल्कि कोच को दिया जाता है, जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1985 में हुआ था द्रोणाचार्य पुरस्कार की। ठीक है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। भारत में जो है सबसे अधिक पदक, यानी स्वर्ण पदक जो है सबसे अधिक हॉकी के अंदर जीता है 8 स्वर्ण पदक, और भारत टोटल जितबे किया है 10 गो स्वर्ण पदक, है ना। तो 8 गो तो हॉकी में हो गया, तो 2 गो कौन है भाई, तो 2 गो एगो शेर है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है व्यक्तिगत रूप से 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के अंदर 10 मीटर वाली में प्रथम बार गोल्ड जीता था, जो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाला प्रथम बंदा हुआ। इसके अलावा जो सेकंड खिलाड़ी हुए ये आपका नीरज चोपड़ा हुए, जो भाला फेंक के अंदर टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड जो है भारत को दिलाया था। तो इस प्रकार 8 हॉकी में, और एक अभिनव बिंद्रा साहब के द्वारा, और एक नीरज चोपड़ा साहब के द्वारा, तो 10 गोल्ड आपका हो गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न है जो हमारा सीजीएल 2022 में पूछा गया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहां स्थित है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला डाल के स्पाइसी बनाया हूं इसे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड बेलेजली था, है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब होती है, 1800 ईस्वी में होती है। फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स कहां स्थित है, तो ये आपका कोलकाता में स्थित है, जहां पे फोर्ट विलियम कॉलेज भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कहां पर उच्च न्यायालय की स्थापना करवाया गया था, तो भी बता देना कोलकाता। ये इन
इनसे मिलता जुलता ही एक्स्ट्रा फैक्ट है, हालांकि मैं छापना भूल गया हूं तो याद आ गया तो आपको बता दिया। ठीक है, इंडिया गेट दिल्ली में है दोस्तों और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। जो न्यू कॉमर बच्चे हैं इन दोनों को एक ही मिला देते हैं, इसीलिए ये बात जरूरी बताना समझा। इसके अलावा भारत में रेल का संचालन जो हुआ है ये 13 अप्रैल 1853 को हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये अच्छा कामों में गिना जाता है। आज भी नियोक्ता जो है सबसे बड़ा इंडिया में भारतीय रेल भी है। और कल के न्यूज में एक न्यूज आया है कि इंडियन रेलवे में 2.93 लाख जो है पोस्ट वैकेंट है। तो जल्द ही आप लोग सोच सकते हैं कि वैकेंसी आने वाली है रेलवे के अंदर भी तगड़ा, क्योंकि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं तो कुछ इंटरनल बात भी पता चलता रहता है। इसके अलावा जो पहली रेलगाड़ी चली थी ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी दोस्तों, और ये मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। आपके सीएचएसएल में पूछा गया था ना क्वेश्चन कि जो पहली रेलगाड़ी है कितनी किलोमीटर की दूरी तय करी थी, तो 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। इसके अलावा बंगाल विभाजन कब होता है दोस्तों? 1905 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इन लोगों को तो लॉर्ड कहने का मन करता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, अब परंपरा है, किताब में लिखा है तो अपने को भी बोलना पड़ेगा। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे कि बंगाल विभाजन के समय देश में कौन सी आंदोलन चलाई गई, तो बता देना भैया स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्य हड़प नीति कौन इसको जो है संचालित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ही किया था। और प्रथम राज्य जो हड़पा था ये सतारा को हड़पा था। सतारा कहां पर स्थित है भैया? तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इसके बाद नागपुर, झांसी, इन सबको भी हड़पा था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। अब एक अच्छे कामों में आ जाता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो देखिए सती प्रथा का तो अंत राजा राम मोहन राय ने किया था वास्तविकता, लेकिन अंग्रेज गवर्नर का नाम होगा क्योंकि ओवरऑल पावर इनके हाथ में होता था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर थे। इन्हीं के जो है आदेश से जो है सती प्रथा को बंद किया गया था, लेकिन ज्यादातर प्रयास किसके थे? राजा राम मोहन राय के थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता या आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनका जो समाज है ये है ब्रह्मा समाज, जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में कोलकाता के अंदर करते हैं। इसके अलावा एक इनका प्रमुख पुस्तक है संवाद कमौदी। संवाद कमौदी के लेखक जो हैं ये आपका राजा राम मोहन राय है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जितना मुझे आता है आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। इसके बाद वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए इंडिया में साहित्य के क्षेत्र में 3 ऐसे सम्मान हैं जो काफी सम्मानीय हैं। एक तो सरस्वती सम्मान है, एक व्यास सम्मान है और एक ज्ञानपीठ पुरस्कार है। भारत रत्न तो ओवरऑल मामले की हो गई ना कि इंडिया की सबसे बड़ी सम्मान है, लेकिन जो साहित्य में वस्तुतः दी जाती है ये 3 सम्मान सबसे जो है गरिमापूर्ण है। तो आपका सरस्वती सम्मान 2022 जो दिया गया है ये आपका शिव शंकरी को दिया गया है। शिव शंकरी जो तमिल काव्य सूर्यवंशम के लेखक है। देखिए सूर्यवंशम नहीं है ये, अगर आप सोच रहे हैं कि मिसप्रिंट है तो मिसप्रिंट नहीं है, ये सूर्यवंशम ही इनका नाम है। होता होगा इनका कुछ अर्थ, सूर्य का अर्थ तो समझता है लेकिन वामसम का अर्थ जो है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तमिल का काव्य है। तो इन्हीं पुस्तक के लिए 2022 में सरस्वती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है, शिव शंकरी को। ठीक है, प्रथम सरस्वती सम्मान के विजेता जो है ये आपका बच्चन जी हैं, हरिवंश नारायण बच्चन जी। इसके अलावा सरस्वती सम्मान की शुरुआत जो है 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सरस्वती सम्मान इंडिया में कौन प्रदान करता है, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो बता देना भैया के बिरला फाउंडेशन देते हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट वाला 57th आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मिला है दामोदर मौजे को। दामोदर मौजे जो है कोंकणी भाषा के राइटर हैं। अब कोंकणी भाषा कहां पे बोला जाता है इंडिया के किस राज्य में? तो गोवा राज्य में बोला जाता है। कोंकण तट जो है ये पश्चिमी घाटी मतलब पश्चिमी घाट से हट के है। ये कोंकण तट जो है गोवा के समीप है और यहाँ पे कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो ये कोंकणी राइटर है दामोदर मौजे, जिन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान 2022 जो है आपका ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा यहीं पर एक बात और कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। 2022 के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इंटरनेशनल बुकर जो मिला है 2022 के लिए ये मिला है आपको करुणा तिलका को। सेहान करुणा तिलका जो श्रीलंका के राइटर हैं। कहां के राइटर हैं? श्रीलंका के राइटर हैं करुणा सेहान तिलका, जिनका बुक का नाम है द 7 मूल ऑफ माली अल्मेरा। इस प्रकार के पुस्तक के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। इसके अलावा कुमाऊं हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच में है? देखिए कुमायूं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया, असम हिमालय हो गया, पंजाब हिमालय हो गया। ये 4 हिमालय के कैडर में बांटा गया है इंडिया को। तो यहाँ पे जो है आपको पूछा जाता है कि इन फला हिमालय का क्षेत्र जो है कहां से कहां तक है,
है और ये बहुधा पूछे जाते हैं। वीवीआई करके रखेंगे इन चारों पॉइंट को, ठीक है। तो जो कुमायूं हिमालय है दोस्तों, ये सतलज नदी और काली नदी के बीच के जो क्षेत्र है, जो दोआब है, उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। इसका अधिकांश भाग जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेपाल हिमालय, ये काली नदी, देखिए अब काली नदी पर स्टॉप हुआ कुमाऊं हिमालय, तो यहां से तो कोई ना कोई क्षेत्र रहेगा, तो ये है नेपाल हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के जो क्षेत्र है इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। अब आ जाता है असम हिमालय। अब तीस्ता नदी को छोड़ा गया है, तो तीस्ता नदी से दिहांग नदी का जो क्षेत्र है यह है असम हिमालय। इसके बाद तो इंडिया ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। और सबसे पहले हमें यही बोलना चाहिए पंजाब हिमालय, क्योंकि हम इधर से शुरू करते हैं ना, सिंधु नदी से सतलज नदी, फिर सतलज को पकड़ लीजिए, सतलज से काली, फिर काली से तीस्ता और फिर तीस्ता से दिहांग। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है इसे पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट जो है इसे पहले नजर मार लीजिएगा तो आपको इजी रहेगा। सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय है ना, सतलज से हो जाएगा काली कुमाऊं हिमालय, पंजाब के जस्ट बाद आ जाएगा आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र। इसके बाद जो है काली से तीस्ता नेपाल हिमालय और लास्ट में असम हिमालय आपका आ जाएगा तीस्ता से दिहांग। तो ये चारों पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे आप, जैसे भी लॉजिक से याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पास आपको होना है तो आपको मेहनत तो करना होगा, बिना मेहनत कुछ होना मिली है भैया, है ना। कुमायूं हिमालय में फूलों की घाटी स्थित है, वैली ऑफ फ्लावर जो आपको यूनेस्को में भी शामिल है। नंदा देवी चोटी स्थित है। इसके अलावा कामेत चोटी स्थित है, बंदरपूछ इत्यादि जो है शामिल है आपका किस हिमालय क्षेत्र में, तो कुमायूं हिमालय क्षेत्र में। हिमालय की ही जो चोटी है माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंचा चोटी है, 8850 मीटर है। हालांकि इससे भी ज्यादा बढ़ गया, अब 8850.5 हो गया है ना, क्योंकि ये विस्तार होते ही रहते हैं, क्योंकि न्यू फोल्डेड बलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। तो ये भी समझिएगा। इसके अलावा दुनिया में सबसे विस्तृत पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो एंडीज बताना है, हिमालय नहीं बताना है। हिमालय चोटी के मामले में ऊंचा है और जो पर्वत श्रृंखला विस्तार रेंज के मामले में ज्यादा है वो आपका कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा G20 2023 का बैठक भारत में प्रस्तावित है, तो इसके जो थीम है, जो विषय है, उसको क्या रखा गया है। देखिए अभी ये हुआ नहीं है, होना है, ठीक है। और जो होना है 50-50 वर्ल्ड कप भी होना है इंडिया के अंदर, तो ये दोनों बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो G20 का जो 2023 में बैठक होना है, इसका जो थीम रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम। इसके अलावा एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ठीक है। ओनली अर्थ, या फिर ओनली नहीं हो सकता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इस प्रकार से जो है इनका थीम रखा गया है, या फिर वसुधैव कुटुंबकम। तो इन दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है या फिर दोनों ही मिल सकता है। 2023 के थीम जो है रखा गया है G20 के लिए। 2022 में जो G20 का बैठक हुआ था ना दोस्तों, ये आपका इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। और 2021 में जो G20 का बैठक हुआ था ये इटली के अंदर हुआ था। तो 3 वर्ष से आई चलता आ रहा है, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, ठीक है। इसके अलावा G20 कैसे देशों का समूह है, तो विकासशील देशों का समूह है। और G7 जो है ये विकसित देशों का समूह है। अगला जो हमारा प्रश्न है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो देखिए संथाल विद्रोह इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी देश की जो राष्ट्रपति है ये द्रौपदी मुर्मू साहिब है, प्रेसिडेंट जो 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये भी संथाल जो आपका कैटेगरी है वहां से बिलोंग करती है, इसीलिए ये प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी है, ठीक है। क्योंकि संथाल जो है ये आपका आदिवासी हुआ, मतलब जनजाति हुआ करता था प्राचीन काल में, अभी भी है इंडिया में, खास करके झारखंड, उड़ीसा वगैरह में संथाल की बहुत ज्यादा तादाद है ना। तो इसी से बिलोंग करती है। तो अब देश की राष्ट्रपति ही संथाल से बिलोंग करती है, तो संथाल आंदोलन एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता, बड़ा ही रिसर्च करना पड़ता है भाई साहब, है ना। तो संथाल विद्रोह जो है ये आपका सिंधु और कान्हू के द्वारा चलाया गया था। इनका पूरा नाम है सिंधु कान्हू मुर्मू, ठीक है, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू साहिबा है। ये 1855 में हुआ था और ये ऐसा विद्रोह था कि यहीं से देश स्वतंत्र कराने के लिए जो भावना में एक ज्वाला पैदा हुआ यहाँ के युवाओं में, ये यहीं से सीख मिली थी। क्योंकि ये पहला पहल था जब कोई अंग्रेज के विरुद्ध जो है लड़ाई छेड़ दिया हो और काफी हद तक सफल भी रहा हो। हालांकि बाद में तो हार गए, लेकिन हारना तो तय था क्योंकि इनके पास जो है उचित हथियार नहीं था। ये लोग तीर कमान से लड़ाई करते थे, अंग्रेज जो है गोला बारूद से लड़ाई करते थे, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट रहेगा, है ना। तो सिद्धू और कान्हू मुर्मू के द्वारा 1855 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था, झारखंड और छोटा नागपुर के पठारी वाला इलाका में। इसके अलावा इस विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर थे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है याद रखिएगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग आप यहां से अंदाजा भी लगा सकते हैं। अगर आपको 1855 याद है तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। इसके अलावा यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता में चिंगारी का काम किया था, है ना। यहीं से एक ज्वाला देने का काम किया था, लोगों के मन में जो है देश भावना की जो है मतलब एक आस जगाया था। इसके अलावा संथाल विद्रोह ये झारखंड के इलाके में होती है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता ये भी बहुधा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो हेनरी विवियन डिराजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डिराजियो। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का 1336 ईस्वी में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। विजयनगर से क्वेश्चन और आता है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है। इसके अलावा कुका आंदोलन के नेता पूछा गया था अभी सीएचएसएल में, तो कुका आंदोलन के जो नेता है ये राम सिंह और बालक सिंह। राम सिंह और बालक सिंह जो है ये कुका आंदोलन के नेता है और ये आपका पंजाब प्रांत में चलाया गया था। ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। होम रूल लीग के संस्थापक भी इंडिया में पूछा जाता है। होम रूल लीग के संस्थापक जो हैं एनी बिसेंट और आपका तिलक, एनी बिसेंट और जो आपका बाल गंगाधर तिलक साहब हैं, तो ये आपका होम रूल लीग के जो है प्रमुख नेता हुए थे। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा अनुच्छेद 243 के भी किससे संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 243 के भी आपको 243 से याद आ गया होगा, या तो ग्राम पंचायत का होगा या तो फिर नगर नियोजन का होगा, लेकिन यही दोनों चीज में जो है 243 आर्टिकल पूरा घूमता है। 243 आर्टिकल में कई सारे पार्ट हैं, आपको एक एक बारीकी से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जनरल हो गया है चालाक। खाली 243 नहीं पूछता है किससे संबंधित है, पूछता है कि ये 243 का फला पार्ट किससे संबंधित है। ठीक है। तो 243 का भी जो है ये आपका नगर पालिकाओं में जो कैंडिडेट होता है उसका उम्र सीमा क्या होगा मिनिमम, इनसे संबंधित है। तो 21 वर्ष रखा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिका या ग्राम पंचायत जो होता है उसमें जो एंट्री के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है ये आपका 21 वर्ष है। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 243 जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। ओवरऑल बोल दिया जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे ब्रांचेस है जो आपको रीड करना है 243 का। ठीक है। आर्टिकल 40 भी जो है आपका ग्राम पंचायत से ही संबंधित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से है और 12वीं अनुसूची नगर निगम से है। तो ये सभी बातों को अच्छे से रीड करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वां धर्म सम्मेलन तो था ही, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन ये था आपका धम्म सम्मेलन। ठीक है। धम्म जो है बौद्ध धर्म में धम्म को धर्म कहते हैं, जो हिंदी में हम इसे धर्म कह सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें धम्म सम्मेलन का आयोजन कहां किया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में करी है। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैच द रेन कार्यक्रम की शुरुआत जो है नई दिल्ली में किया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कैच द रेन जो है नई दिल्ली में, और जो आपका धर्म सम्मेलन किया था 7वां 2022 के अंदर, ये आपका कहां पे किया, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के अंदर कहां हुआ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। यहां पे सर्वाधिक पदक जो है महाराष्ट्र ने जीता है। इसके अलावा भारतीय प्रवासी दिवस सप्ताह जो आपका 8 से 10 जनवरी के बीच में मनाया गया था, ये आपका कहां पर हुआ है, तो इंदौर में ही हुआ है। और यहां पे जो मुख्य चीफ गेस्ट थे ये आपका गयाना के प्रेसिडेंट आए थे। ठीक है। आप जानते हैं कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी साहब का दक्षिण अफ्रीका से लौटने का दिन है 1915 में। इसके अलावा हड़प्पा काल में सर्वाधिक मोहरे किस स्थल से प्राप्त हुआ था, मोहरे, है ना। तो हड़प्पा काल में सबसे ज्यादा मोहरे मोहनजोदड़ो से मिला था। हड़प्पा काल का विशाल स्नानगार जो है अन्नगार, स्नानगार नहीं भाई, अन्नगार, जो आपका अन्न रखा जाता था ना, तो ये सबसे बड़ा विशाल अन्नगार ही लिखा है यार। स्नानगार क्यों पढ़ रहा है भाई मेरे, है ना। इसके तो ये अभी आपका मोहनजोदड़ो में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा कालीन बंदरगाह जो है ये लोथल और सुरकोतदा में है। तो लोथल आपका इंडिया में है जो गुजरात के अंदर है, और सुरकोतदा आपका जो है पाकिस्तान में है। ठीक है। तो ये दोनों ही नगर में बंदरगाह हुआ करता था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिणी, सबसे उत्तरी स्थल भी आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के रिगार्ड में। तो सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। सबसे दक्षिणी है दाइमाबाद, ये आपका महाराष्ट्र में है, इसे अहमदनगर महाराष्ट्र के पास है। इसके अलावा सबसे उत्तरी जो है ये आपका मांडा है जो आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा सबसे कौन सा बच गया भाई, पश्चिमी है जो सुरकोतदा है जो पाकिस्तान के अंदर स्थित है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक यहाँ पे कुछ गलत है। प्रसिद्ध पुस्तक एज गुड एज माई वर्ड, यहाँ पे गलत लिखा गया है। पुस्तक का नाम है एज गुड एज माई वर्ड। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। एज गुड एज माई वर्ड, इतना सुंदर जितना कि मेरा लफ्ज, मेरा भाषा, मेरा वर्ड, है ना। ए मेमोरी के लेखक कौन है, तो ये है आपका के.एम. चंद्रशेखर। ठीक है। और खाली ए मेमोरी कहेगा, लॉजिक है इसीलिए मैं रखा हूं, खाली ए मेमोरी कहेगा तो इसके लेखक है लॉरेन हैरी जो आपका सीएचएसएल में आया था। ठीक है। तो ये पुस्तक भी आ सकता है, एज गुड एज माई वर्ड, लेटेस्ट किताब है। ए मेमोरी के लेखक है के.एम. चंद्रशेखर, और खाली ए
मेमोइर के लेखक है लॉरेन हैरी। इसके अलावा द सेवन मून ऑफ माली अल्मेरा, जो मैंने अभी बताया था, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता हैं ये किताब। और इनके लिए किन्हें दिया गया पुरस्कार? सेहान करुणातिलका, जो श्रीलंका के हैं। ठीक है। इसके अलावा नील्स बोर के अनुसार किसी तत्व के एल कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ठीक है, जैसा कि अभी प्रचलन में है ना कि के कक्षा में कितना होगा, एल कक्षा में कितना होगा, एम कक्षा में कितना होगा, एन कक्षा में कितना होगा। तो आपको याद रखना है, के से स्टार्ट करना है, के एल एम एन, जैसे अल्फाबेट पढ़ते हैं आपको पढ़ देना है। और ये कक्षा 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, और इसका सूत्र होता है 2n²। ठीक है, तो मैंने तो 2 तो सूत्र से लिखना है, और n² का मतलब कक्षा, n मतलब कक्षा की संख्या। ठीक है, तो पहला कक्षा अगर लेना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम, यानी के में। ठीक है, एल में करेंगे तो 2 गुने 2 जो कक्षा वाला संख्या का स्क्वायर करना है n², तो 2 दूना 4 दूनी के 8 हो जाएगा एल में। 2 गुने 3 का स्क्वायर करना है, 9 दूना 18 हो जाएगा एम में। 2 गुने 4 का स्क्वायर करना है, 16 दूना का 32 हो जाएगा एन में। तो ये जो पहाड़ा है, ये जो आपका सूत्र है 2n², जहां पर n क्या होता है? कक्षा की संख्या होता है के एल एम एन में। ठीक है, तो के को 1, एल को 2, एम को 3 और एन को 4 मान के जो है इस सूत्र में पिरोना है, और आपको इसका आंसर देना है कि किस कक्षा में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, लाइपेज नामक एंजाइम किसके पाचन में मदद करते हैं? देखिए, अभी पाचन से काफी क्वेश्चन आ रहा है कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, भोजन कहां तक पचता है, पाचन के क्रम में भोजन सर्वाधिक समय तक कहां पे रहता है। तो ये सब जो बात है, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो लाइपेज नामक जो एंजाइम है, ये आपका वसा को पचाने में काम करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा कौन सा तत्व देता है, तो वसा ही बता देना। 1 ग्राम के जलने मात्र से ही 9.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त हो जाती है। दूसरा नंबर पे आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 4 पॉइंट समथिंग कैलोरी ऊर्जा देती है। इसके अलावा विटामिन, खनिज और जल, ये सब ऊर्जा देने का काम नहीं करता है शरीर में। ठीक है, ऊर्जा नहीं देता है, ये उपापचयन प्रक्रम के लिए आवश्यक है, मैं पहले भी बता चुका हूं। इसके अलावा जो पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, ये तीनों अलग अलग एंजाइम है। पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को पचाने में सहायक करते हैं, जो बाद में प्रोटीन का जो ओरिजिनल फॉर्म है एमिनो अम्ल, वहां तक परिवर्तित करने में मदद करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन वास्तव में क्या है, तो बता देना भाई एमिनो अम्ल है। और एमिनो अम्ल शरीर में कितने प्रकार के होते हैं? तो 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम हो गया, और ये लाइपेज जो हो गया, ये वसा को पचाने वाला एंजाइम हो गया। और इसके अलावा आपने क्या सीखा? वसा सबसे अधिक जो है ऊर्जा देता है। 2 नंबर पे कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। इसके अलावा आपने क्या सीखा है ना, कि प्रोटीन जो है वास्तव में क्या है? एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड कितने शरीर में? 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, और ये वीडियो का शायद लास्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्यांगना किरण सहगल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका ओडिसी से संबंधित है ना, ओडिसी से संबंधित है आपका किरण सहगल। सहगल सरनेम हो, महापात्रा सरनेम हो, है ना। इन दोनों सरनेम को, और तो बहुत कॉमन है, इन दोनों सरनेम को जो है आप ओडिसी के साथ चलेंगे। अगर याद नहीं हो तो, याद हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपका जो किरण सहगल है, ये शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से संबंधित है। संयुक्ता पन्नीगिरी, सोनल मानसिंह, गुरु केलुचरण महापात्रा, इंद्रानी रहमान, माधवी मुदगल, ये सभी भी जो है ओडिसी से संबंधित है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 8 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, सतरिया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की तरफ से हमारे द्वारा सुझाए गए प्रैक्टिस सेट का वीडियो। आप लोग जम की तैयारी कीजिए और नाम रोशन कीजिए अपने फैमिली का, अपने परिवार का, और खुद की लाइफ को सेटल कीजिए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि अगर आपने 200 रुपए का बीमा करवाया है, तो अगर आप आज ही प्रीमियम अगर भर देते हैं, तो फटाक से मोबाइल में पहले मैसेज देखते हैं कि भैया मैसेज आया कि नहीं, पैसा भराया कि नहीं, सही जगह पे गया कि नहीं। ये तो आपके जिंदगी का बीमा है जी, ये तो आपका जिंदगी का बीमा है। पूरे जिंदगी आपको जो है रोटी देगा, साथ ही साथ परिवार में इज्जत देगा, और अपने परिवार, माता पिता की आंखों में खुशियां देगा। इससे बड़ा तो कोई और धन है ही नहीं। तो इसके लिए क्यों नहीं मेहनत करना जी जान से, जब तक आपका है नहीं हो जाता है तब तक। मिलेंगे एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।